नाज़रीन, जब भी कोई मुआहदा, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई सीज फायर होने के करीब होता है तो वो टाइम काफ़ी सेंसिटिव होता है, क्योंकि इजराइल जो है वो उस वक्त बहुत ज़्यादा साजिशें कर रहा होता है उस प्रोसेस को रोकने के लिए। किसी भी पीस प्रोसेस को आज तक इजराइल ने यहां पर कामयाब नहीं होने दिया। तो इस पीस प्रोसेस जो इस वक्त जारी है उसको रोकने की भी इजराइल पूरी तरह से जो वो कोशिश कर रहा है। बट ऐसा लग रहा है कि अब ये कंफर्म है कि एक MOU तो साइन होने जा रहा है, ठीक है ना, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो साइन होने जा रहा है, जिसके नतीजे में कम से कम 60 दिन के लिए जो है वो जंग रुक जाएगी, ठीक है ना। और इन 60 दिनों के अंदर ये टॉक्स होंगी कि उसके बाद जो वो क्या करना है। अब देखिए, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि ये MOU होने जा रहा है और 60 दिन ये जंग जब रुकेगी ईरान और अमेरिका के दरमियान। लेकिन 60 दिन के बाद क्या, ये डिबेटेबल है। यानी 60 दिन के बाद फौरी तौर पर भी जंग रिटर्न हो सकती है ईरान अमेरिका और ईरान और इसराइल के दरमियान। हो सकता है इसमें कुछ हफ्तों का, महीनों का गैप आ जाए। मिसाल के तौर पर देखिए कि नेतन्याहू वहां पर इलेक्शन जीत जाता है, ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन जीत जाता है, तो फिर ये डेफिनेटली दोनों जो है वो दोबारा ईरान पर हमला करने के लिए आएंगे। तो ये डिबेटेबल है कि वो फौरी जंग होगी, बाद में होगी, कई साल गुजर जाएंगे। असल बात जो अंडरस्टैंड करने की है वो ये है कि ये जो MOU साइन हो रहा है ये बेसिकली एक डी एस्केलेशन हो रही है ईरान और अमेरिका की डायरेक्ट जंग, ईरान और इसराइल की डायरेक्ट जंग से। यानी ये चूंकि एस्केलेट हो गया था ना मामला इनकी बरह रास्त जंग की तरफ, तो उससे ये डी एस्केलेट जब वो कर रहे हैं। ये MOU सिर्फ ये है। और अब असल बात ये है कि जहां से मामला शुरू हुआ था, जहां से ये जंग शुरू हुई है, वो तो फलस्तीन का इशू है, वो तो गजा है, तो वो तो मामला वहीं का वहीं है। इसराइली फौज तो वहां पर घुसी हुई है, तो ये तो वहां से सूरत हाल एस्केलेट हो गई थी ईरान के साथ बरह रास्त जंग में, तो उससे ये डी एस्केलेट कर रहे हैं। तो अब असल सवाल यह है कि गजा का क्या होगा। क्या मिसाल के तौर पर भी देखेंगे इसराइल जब वो गजा में तैयारी कर रहा है, गजा में ये जो अब पहले से मौजूद है और मजीद वहां पर ये अटैक्स की तैयारी कर रहे हैं। लेबनान का इशू जब वो सेंसिटिव रहेगा टिल द लास्ट मोमेंट, क्योंकि लेबनान में आप देखिए कि बहुत ज्यादा इजरायली फौजी जब वो मारे गए और बहुत ज्यादा जख्मी हुए, तो अगर नेतन्याहू वहां से फौज निकालता है तो वो तो वहां पर नहीं रह सकता, मतलब उसकी तो अपनी शायद जान को बहुत ज्यादा खतरा अंदर पैदा हो जाए, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं सारे वो कहेंगे कि इतने हमारे फौजी वहां पर मारे गए तो तुमने फिर भी वहां से जब फौज निकाल ली। तो ये जो मसला है ये टिल द लास्ट मोमेंट ये सेंसिटिव रहेगा। और इस वक्त आप देखिए कि लेबनान पर बमबारी हो रही है, इसराइल इस डील को सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, लेबनान पर बमबारी कर रहा है। हालांकि लेबनान पर बमबारी करके इससे वो कोई स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव तो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अभी लेबनान में 5-7 दिन और बमबारी कर लेंगे तो कौन सा स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव जब अचीव कर लेंगे। सिर्फ क्या है कि हम रोकना नहीं चाहते, और दूसरा यह है कि इस डील को सबोटाज कर रहे हैं। तो जो असल करने की बात है वो यह है कि गजा का क्या होगा। क्या इजरायली फौज वहां से निकलेगी? क्या इजरायली फौज को गजा से कोई निकाल पाएगा? वेस्ट बैंक का क्या होगा? और अगला इम्तिहान जो है वो सीरिया का शुरू होने वाला है, क्योंकि ये जो MOU है इसमें सीरिया शामिल नहीं है। तो अगला इम्तिहान अल-शरा का और तुर्की और सऊदी अरेबिया का शुरू होने वाला है, क्योंकि सीरिया के अंदर इसराइल जो है वो कोई ना कोई हरकत करने जा रहा है। इस MOU के अंदर यमन शामिल है, लेबनान शामिल है, गजा भी शामिल है, बट गजा में कितना इंप्लीमेंट हो सकेगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेबनान में शायद ईरान बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करवा सके, लेकिन गजा का मामला बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि गजा देखे ना फलस्तीनी इशू है, उस पर अरब वर्ल्ड की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उनका स्टांस है हमास के हवाले से, ये वो सारा। तो गजा ठीक है ना, और उसके बाद सीरिया का भी इम्तिहान शुरू होगा, और वेस्ट बैंक वो तो किसी मुआहदे का हिस्सा ही नहीं है। तो इसलिए जो है ना ये कोई ऐसा पायदार अमन, वी होप सो कि ऐसा हो, लेकिन वो जब तक इसराइल को लगाम नहीं डाल जाती। और इसराइल देखिए इस MOU के साथ ईरान बहुत बड़ा फातेह होकर सामने आ रहा है, तो इसराइल ईरान की फतह के साथ कैसे रह सकता है? एक फातेह ईरान और पावरफुल ईरान तो इसराइल कबूल नहीं करेगा, तो फिर या इसराइल है या ईरान है, बात तो अगेन फिर वहीं की वहीं है। समझ रहे इस बात को, क्योंकि फातेह ईरान, मजबूत ईरान इसराइली एक्सपेंशन को रोकेगा, और जो ही नेतन्याहू को शिकस्त होगी तो उसको पॉलिटिकली भी शिकस्त होगी, और ज़ाहिर है जब इसराइल अपनी टर्म्स जो है वो रीजन में नहीं मनवा सकेगा तो सारी चीजें बदल जाएंगी। इसलिए ईरान जब वो अगले राउंड की भी साथ साथ तैयारी कर रहा है, ये नहीं कि ये MOU साइन करके वो घोड़े बेचकर जब वो सो जाएंगे, नहीं, वो अगले राउंड की उन्होंने तैयारी साथ साथ शुरू कर दी हुई है। आज जो खबर आ रही है कि रशिया के बहुत एडवांस तरीन वेपन्स जो हैं वो पिछले हफ्तों में ईरान को पहुंच गए, आज ये खबर आ रही है, यानी पिछले हफ्तों से ये मुसलसल सप्लाई जारी थी और बहुत ज्यादा एडवांस रशियन वेपन्स ईरान को पहुंच चुके हैं। और इसके साथ जो है वो जो ईरान ने एक और काम किया है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वहां पर माइंस प्लांट करना शुरू कर दी हैं पिछले कुछ हफ्तों से, और बहुत ज्यादा उन्होंने माइंस वहां पर प्लांट कर दी हैं, क्योंकि ईरान को कोई ट्रस्ट नहीं है अमेरिका पर। अमेरिका इन मुज़ाकरात के दरमियान भी यूरेनियम को वहां से निकालने का कोई ग्राउंड ऑपरेशन जब सर अंजाम दे सकता है, ऐसी कोशिश कर सकता है, तो वो वहां पर माइंस लगा रहे हैं, जिससे ज़ाहिर है ये ऑपरेशन बिल्कुल ही नकारा हो जाएगा। तो यानी कि ईरान को इनके ऊपर जब बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। अगर अमेरिका ने ड्यूरिंग द वॉर
हॉर्मज का ब्लॉकेड तोड़ दिया होता और ईरान का यूरेनियम निकाल लिया होता तो अमेरिका बहुत मजबूत पोजीशन में होता। ईरान की बेशक गवर्नमेंट सर्वाइव भी कर जाती, ईरान ऐसा कंट्री भी सर्वाइव कर जाता, फिर भी ईरान वो टर्म्स अमेरिका से नहीं मनवा सकता था जो आज वो मनवा रहा है, क्योंकि ये उसके दो मजबूत तरीन कार्ड्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज एंड यूरेनियम। तो बाकी अरब मुल्कों पर बमबारी होती है, इससे तो अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता। मसला तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का है जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी एट स्टेक आई हुई है, और यूरेनियम का है जिससे ईरान न्यूक्लियर बना सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यूरेनियम वो निकाल कर ले जाते और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का ब्लॉकेड वो तोड़ देते तो ईरान बहुत कमजोर पोजीशन में होता, शायद उसके पास बहुत थोड़े या शायद बिल्कुल ही कार्ड्स प्ले करने के लिए ना होते और अमेरिका के पास बहुत ज्यादा कार्ड्स होते, जो कि इस वक्त उसके पास नहीं है, इसलिए वो ईरान की तमाम बातें मान रहा है। इसी के साथ नाज़रीन जो अगला फ्रंट अब खुलने जा रहा है वो सोमालिया का, सोमालीलैंड का, क्योंकि एक तो सोमालीलैंड का जो सदर है वो वहां पर एम्बेसी खोलने जा रहा है, कहां पर, यरूशलेम में, तल अवीव में भी नहीं, यरूशलेम में। और साथ आज ही उन्होंने जब वो चाइना से बरहरास पंगा भी ले लिया, क्योंकि आज उन्होंने ताइवान के साथ कुछ और मुआहदे कर लिए। सो चाइना से भी सोमालीलैंड ने बरहरास फड्डा ले लिया है, और यहां मिस्र, सऊदी अरेबिया, अरब ममालिक, तुर्की, इन सब की सिक्योरिटी को बरहरास खतरा है ये जो सोमालीलैंड और इजराइल के दरमियान अलायंस बढ़ रहा। और सोमालीलैंड को इस्तेमाल किया गया ईरान पर हमला करने के लिए भी, तो ये ईरान के लिए भी मसला है। तो ये अगली जो फैंटी लगने जा रही है ना, ये सोमालीलैंड की लगने जा रही है यहां पर, यानी ये सारे मुल्क चुके इकट्ठे हैं, ईरान भी, सऊदी अरेबिया भी, तुर्की भी, मिस्र भी, ये सारे इनका। और चाइना के लिए अब ये डायरेक्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि सोमालीलैंड ने कुछ ऐसे मुआहदे ताइवान से आज कर लिए हैं, तो चाइना बिल्कुल इस पर आप समझ लें कंप्रोमाइज नहीं करने वाला। तो अगला जो फ्रंट आपको खुलता हुआ नजर आएगा, और लगेगा शायद ऐसे कि ये इस वजह से हुआ है, लेकिन असल बात ये है कि वो इस वजह से होगा जो ताइवान का इशू ये कर रहे हैं और जो यरूशलेम में जाकर एम्बेसी खोल रहे हैं, तो वहां पर कभी भी किसी भी वजह से कुछ भी जो वो हो सकता है। ये फ्रंट खुलने जा रहा है। यूक्रेन की जो जंग है बहुत ज्यादा एस्केलेट हो रही है, और जो ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस सेंट पीटर्सबर्ग में वहां पर यूक्रेन ने अटैक किए, उसका हमने आपको बताया था कि जवाब आएगा, तो अब रशिया ने एस्केलेट करना शुरू कर दिया। यूक्रेन ने अभी कुछ देर पहले रशिया में जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाया, तो वो जंग जो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। सबसे पहले जरा ईरान से आगाज करते हैं, जो ताजा तरीन हेडलाइंस आ रही हैं। देखिए इस वक्त नाज़रीन वो दो चीजें जो ईरान को इमीडिएट विक्ट्री दिलवाएंगी, जिसको दुनिया देख सकेगी, यानी बाकी तो ये होता ना जैसे ट्रंप है वो कितनी अपनी विक्ट्री क्लेम कर रहा है, तो विक्ट्री इसमें फिर ट्रंप क्लेम करेगा, इजराइल इसमें अपनी विक्ट्री जब क्लेम करेगा, लेकिन दुनिया के सामने वो चीज जो है कैसे ऐसा सॉलिड एविडेंस होगी, भाई ईरान अपनी विक्ट्री क्लेम करेगा, ट्रंप अपनी विक्ट्री क्लेम करेगा, लेकिन एक ऐसी सॉलिड चीज जो ये बता सकेगी कि इसमें फाते कौन है, वो ये दो चीजें, एक लेबनान है और दूसरा फंड्स हैं जो ईरान कह रहा है कि रिलीज करें, जिस पर अब खबरें हैं कि अमेरिका उसको रिलीज करने पर तैयार हो गया है। जब देखिए ट्रंप ने कई सालों तक ये बहुत क्रिटिसाइज किया ओबामा को कि ओबामा इसकी बड़ी बैड डील थी, और इसने जब वो ईरान को जब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए, ईरान को इसने सैंक्शन के हवाले से रिलीफ दिया, ये किया, ईरान ने बहुत पैसे कमाए ओबामा दौर में, ये उसका कई सालों का क्रिटिसिज्म है। तो अब ये उसके लिए कितनी बड़ी हजीमत होगी कि वो खुद बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईरान को देने पर मजबूर हुआ। तो ये यानी जंग अमेरिका ने मुसल्लत की, बाद में पैसे भी अमेरिका ईरान को दे रहा है, तो ये इससे बड़ा कुछ सॉलिड एविडेंस, ट्रंप जो मर्जी कहता रहे, दुनिया के सामने ये एक सॉलिड एविडेंस होगा कि भाई इसमें ईरान जीता है, फंड्स और लेबनान, उसमें से इजरायली फौज का इनखला। तो ये दो चीजें अहम हैं। सो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि एमओयू टू एंड द वॉर कवर लेबनान, हुर्मज एंड सैंक्शंस, ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जब वो कंफर्म किया है कि इसमें इकोनॉमिक प्रोविजंस हैं, मैरीटाइम अरेंजमेंट्स हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मज के हवाले से, और सैंक्शंस इनका जो रिलीफ है, ये तमाम चीजें शामिल हैं। और जो यूई से खबर आ रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चूंकि ये जो पैसा पड़ा हुआ है ये यूई में है, कतर में है, यूई जो है वो $10 बिलियन ईरान को देने के लिए तैयार हो गया, ज़ाहिर अमेरिका के कहने के ऊपर। रॉयटर्स की ये खबर है, यूई के बैंकों में जो $10 बिलियन पड़े हुए हैं ईरान के, वो अनलॉक करके वो ईरान के हवाले कर दिए जाएंगे। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। यूई जो है वो कह रहा था ईरान पर हमला करो, ये करो, वो करो, अब यूई को भी एक रियलाइजेशन हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब देखें ना कि वहां पर जैसे टूरिज्म नीचे जा रहा है, उनके बड़े लग्जूरियस जो होटल्स हैं वो इस वक्त बिल्कुल खाली हुए पड़े हैं, तो ये बहुत जरूरी है उनके लिए कि वो अपनी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का इंतजाम करें, जो कि आज उनको अमेरिका नहीं दे सकता। आज उनको ये सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ईरान देगा, चाइना देगा, तो इनसे बातचीत। तो इसलिए आप देखिए कि अबू धाबी के जो हुक्मरान हैं वो चाइना गए थे, प्रेसिडेंट शी के साथ मुलाकात की, और अब इन्होंने ईरान के साथ में मुलाकात की है, और उसके बाद ये डेवलपमेंट जब सामने आ रही है। अब वाशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है, ट्रंप इंतजामिया को कोट करते हुए कह रहे हैं कि इस वक्त ये बड़ा डिफिकल्ट है कि कितने पैसे ईरान को दिए जाएंगे, और दिए जाएंगे भी या नहीं दिए जाएंगे, और ये डिपेंड करेगा कि ईरान हमें क्या ऑफर करता है, उसके बाद हम ये सोचेंगे। तो ये एक प्रेशर है ट्रंप इंतजामिया के ऊपर। हालांकि इधर उधर से खबरें हैं, और खुद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी बता रहे हैं कि इसमें ये चीज़ें शामिल हैं।
बट उन पर यह प्रेशर है कि ये पैसे ईरान को नहीं देने, और खुद ट्रंप का एक नैरेटिव कई सालों का और इसराइल का प्रेशर और एक इमीडिएट विक्ट्री जो ईरान को हासिल इससे हो जाएगी। यूएई में एक और बड़ी ही अहम तरीन मुलाकात हुई है इसी तनाजुर में ईरान के हवाले से। जो ट्रंप इंतजामिया में एनएसए थे माइक वॉल्स, जो कि जिसको हटा दिया गया था, और चूंकि वो नेतन्याहू को सारी खबरें पहुंचा रहा था अमेरिका का एनएसए होते हुए, और अभी उसको जो यूएन में नुमाइंदा लगाया हुआ है, वो माइक वॉल्स जो है ये यूएई पहुंचा है। और इसकी यूएई के सदर के साथ जब वो मुलाकात हुई है जिसमें ईरान जंग और उसकी इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस और ये सीज फायर टॉक्स, ये सारी डिस्कशन हुई। क्योंकि देखें ना, यूएई रिलीज करेगा ना, तो अमेरिका ने अपना नुमाइंदा भेजा इन टॉक्स को मजीद आगे बढ़ाने के लिए, माइक वॉल्स को। साथ जो है वो स्विट्जरलैंड से खबर है, स्विट्जरलैंड ऑफर कर रहा है कि आप जो साइनिंग सेरेमनी है एमओयू की, ये हमारे पास जब वो आ जाए, हम इसको होस्ट करने के लिए जब वो तैयार हैं जनेवा के अंदर, ये स्विट्जरलैंड के अंदर जब वो तैयारियां जारी हैं। अच्छा, इसी दरमियान एक एस्केलेशन भी हुई है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर, और ईरान ने वार्निंग शॉट्स स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में फायर किए हैं कुछ जहाज़ों की तरफ जो ईरान की परमिशन के बगैर गुजरने की कोशिश कर रहे थे। और अमेरिका, ये सेंटकॉम ये क्लेम कर रहा है कि हमने बहुत सारे ईरानी ड्रोन्स है वो गिराएं। तो ये एक जो एस्केलेशन है वो भी हुई है। दो बड़ी खबरें, एक CNN की है और एक ब्लूमबर्ग की है। ब्लूमबर्ग ने आज ये खबर दी है, जिसको अल अरेबिया सऊदी अरब का मीडिया भी कोट कर रहा है, कि ईरान को मॉडर्न रशियन वेपन्स पहुंच चुके हैं इसके स्टॉक पाइल तक ड्यूरिंग द सीज फायर, यानी 8 अप्रैल के बाद ये सप्लाई शुरू हो गई थी, और अब काफी ज्यादा ईरान का जो स्टॉक है वो भर चुका है मॉडर्न रशियन वेपन्स के साथ। ये ब्लूमबर्ग की खबर है, सऊदी अरब का मीडिया अल अरेबिया इसको कोट कर रहा है। तो ये क्या है, ईरान एमओयू साइन करके घोड़े बेच के सो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको एक तो लेबनान में इंप्लीमेंट करवाना है, दूसरा उसको पता है कि इसराइल ने फिर कुछ चालाकी करनी है, कुछ शरारत करनी है, फिर जंग होनी है। तो वो जो है वो असलहा खुद भी बना रहे हैं, ड्रोन्स बहुत बना रहे हैं, मिसाइल बहुत बना रहे हैं, और ये ईरान की वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्री एक और है। इनमें कोई प्रोविजन ये नहीं है कि ईरान अपने मिसाइलों की रेंज को लिमिट करेगा, ईरान अपने मिसाइलों और ड्रोन्स की जो तादाद है उसको लिमिट करेगा, और ईरान रेजिस्टेंस की सपोर्ट बंद करेगा। ये उनकी मेन डिमांड थी, इसमें एक भी इसके अंदर जब वो शामिल नहीं। इसी पर तो सारी जंग हुई है, यही तो सरेंडर था जो वो ईरान से चाहते थे, तो इसी पर तो सारी जंग हुई। तो ये एक चीज भी अमेरिका इस जंग के बाद ये शामिल नहीं करवा सका, तो उनकी अपनी प्रोडक्शन भी बेतहाशा होगी, और साथ साथ मॉडर्न रशियन और चाइनीज और कोरियन ये सारे वेपन भी ईरान को जब वो पहुंच रहे हैं। और फिर ब्लूमबर्ग ने एक और अहम खबर ये दी है कि बहुत सारी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां पर बमबारी हुई थी, जाहिर वो डैमेज हो गई थी, उनकी जो एंट्रेंसेज हैं वो डैमेज हो गई थी, तो उसको भी ईरान ने बहाल कर लिया। जो मिसाइल अंदर पड़े थे वो तो महफूज हैं, बट उन तक एक्सेस जो है वो रुक गई थी। तो वो जो रास्ते हैं उनको भी रिपेयर करके ईरान ने उन मिसाइलों तक, जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा दब गए थे रबल में, उन तक भी एक्सेस हासिल कर लिए। और अभी जो ईरान ने हमला किया था इसराइल पर और फिर अमेरिका पर, तो मोहसिन रज़ाई ने यह कहा था कि ये हमने मिसाइल वहाँ से फायर किए हैं जहाँ पर ट्रंप ने यह दावा किया था कि इन साइट्स को हमने तबाह कर दिया है। तो आज ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि ईरान ने उन तक भी एक्सेस हासिल कर लिए। तो उनके पास पहले वाला ज़ख़ीरा भी है और नया भी वो साथ बना रहे हैं, साथ रशिया, चाइना, कोरिया से भी वेपन्स है वो आ रहे हैं। और साथ जो CNN की खबर है वो ये है कि ईरान ने न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर माइंस लगाना शुरू कर दिए हैं, उसको और ज़्यादा फोर्टिफाइड करना जब वो शुरू कर दिया है, जहाँ पर इनका यूरेनियम पड़ा हुआ है, और कुछ जो टनल्स जो उसको एक्सेस कर सकती थी उनको भी डिमोलिश करना जब वो शुरू कर दिया, और वहाँ पर माइंस लगाना शुरू कर दिए हैं। यानी ईरान को यह है कि अमेरिका ऐसा कुछ सरप्राइज ऑपरेशन वहाँ पर कर सकता है, और ये ड्यूरिंग द वॉर से ये प्रोसेस जब वो जारी है। उस वक्त भी हो सकता था, बल्कि अमेरिका ने वो जो करने की कोशिश भी की जिसमें इनके बहुत सारे तारे तबाह भी हुए। तो इन्होंने अपनी जो साइट्स हैं वहाँ पर ये माइंस, और इससे क्या होगा, इससे जाहिर है कि ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। पहले तो यह है कि माइंस को साफ करते करते उनको कई घंटे लग सकते हैं, फिर यूरेनियम तक पहुंचेंगे, उस यूरेनियम को निकालना ऐसा नहीं है कि आलू बुखारे उठाकर आ जाएंगे, वो बहुत लेंथी प्रोसेस है और वो जंगी माहौल में हो ही नहीं सकता है। उसके लिए आपको कॉपरेशन, जैसे इन्होंने वेनेजुएला से निकाला यूरेनियम, तो उसके लिए वेनेजुएला का कॉपरेशन था तो ये निकाल पाए, जंगी माहौल में आप नहीं निकाल सकते। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और इतनी देर इनकी फौज वहां पर कैसे टिकेगी।